हेलो। ठीक। तो पिछली क्लास में क्या पढ़े थे अपन? क्या पढ़े थे? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, भोजन का पाचन कैसे होता है, कहाँ जाता है। ठीक। अब आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब हमारा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र मतलब क्या समझते हो? रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब, हाँ मतलब श्वास लेना और श्वास छोड़ना, मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, बॉडी से बाहर निकालना। ये क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें? हाँ, तो सांस लेते हैं तो इसकी जरूरत क्यों होती है? हमारी बॉडी को नीड क्या है इसकी? ऑक्सीजन की नीड है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है? देखो, जैसे हम कोई भी चीज का खाते हैं, पाचन होता है, ठीक है, उससे जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है, जैसे क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिला? ग्लूकोज मिला। और वो ग्लूकोज को कहाँ जाना है हमारा? उसमें जाना है, सेल में जाना है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक क्या करेगा, वो एनर्जी नहीं बनाएगा। ग्लूकोज है, ठीक है, वो सेल में जाएगा जरूर, लेकिन उसको एनर्जी चाहिए ना। तो वो ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ही ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, उसके बाद ही क्या करता है, वो एनर्जी बनाता है। किस रूप में? एटीपी। ठीक है, एटीपी मतलब समझते हो ना? एट, हाँ। ठीक। तो ये एटीपी के रूप में भोजन बनाता है। तो ऑक्सीजन, देखो श्वसन क्या होता है? अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है। हमारे बॉडी का वो पार्ट जो क्या करता है, श्वसन की क्रिया में सहायता करता है। तो इसे क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब श्वसन तंत्र कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, प्रत्येक जीव को क्या है, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ही क्या करता है, भोजन का ऑक्सीडेशन करता है। जैसे मैं बताया कि भोजन किस रूप में आता है हमारा, जैसे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज के रूप में आया, प्रोटीन से किस में आता है, अमीनो एसिड के रूप में आता है, और वसा से क्या होता है हमारा, फैटी एसिड। ठीक है, तो उन सब को क्या करता है, उन सब में ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, जिसके पश्चात क्या निर्माण होता है हमारा, एटीपी। एटीपी में क्या होता है हमारा, एटीपी क्या रहता है हमारा, एनर्जी के रूप में सेव रहता है। ठीक है, तो ज्यादातर ना हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं ना, आपको पता है 50 से 55% कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें किस में मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। किस फॉर्म में? ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन के पश्चात क्या होगा, एटीपी के रूप में एनर्जी मिलेगा। ठीक है, किसको? हमारे सेल को। ठीक। अब देखो, देखो यहाँ पे जैसे हमारा क्या है, ये C6H12O6, ये क्या हमारा, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। ठीक है, अब फिर क्या होगा, जब हम लोग श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें क्या जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो 6O2 मतलब 6 मॉलिक्यूल्स किसके जाएगा, हमारे ऑक्सीजन के। ठीक है, जिससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब हमारा जल, वाटर, और साथ साथ क्या बनता है हमारा, एनर्जी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिले, कौन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। फिर उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, साथ साथ जल भी बनता है, और हमारा ऊर्जा मतलब एटीपी। ठीक है, तो देखो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिला हमें, पाचन तंत्र, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे क्या मिला हमारा, कार्बोहाइड्रेट। वही कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हुआ हमारा, ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज क्या है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है हमारा, ऊर्जा, मतलब एनर्जी, किस रूप में, एटीपी के रूप में। ठीक, यहाँ तक समझ में है? अब देखो, ये क्या बोल रहा है, इस प्रोसेस में O2 का ब्लड में मिलना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकलना शामिल होता है। मतलब श्वसन की क्रिया में क्या होता है, O2 का ब्लड में मिलना, ठीक है, और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना क्या कहलाता है हमारा, श्वसन, मतलब रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, और इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक। अब ब्लड के द्वारा ही क्या होता है, O2 प्रत्येक सेल में जाता है। ऑक्सीजन हम लोग लिए, ठीक है, वो किसके थ्रू जाएगा, हमारे
ब्लड के थ्रू हमारे सेल तक जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या काम करता है। देखो दिख रहा है। तो सबसे पहला आता है हमारा नेजल पासेज। ये क्या होता है, हमारा नसिका मार्ग। नासिका मार्ग, यहीं से हम लोग हमारे नाक के थ्रू क्या लेते हैं, मतलब हाँ मतलब वो बहुत सारे गैसेस लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ही नहीं रहता, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑर्गन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेस जितने भी हमारे वातावरण में मौजूद है उन सबको हम लेते हैं। ठीक है, तो ये नेसल के थ्रू लेते हैं। फिर आता है हमारा ओरल कैविटी, मतलब मुख गुहा। मुख गुहा के द्वारा क्या लेते हैं, भोजन भी लेते हैं। ठीक है, साथ साथ कभी कभी हम लोग ऑक्सीजन मतलब जो हमारा गैसेस है उसको भी लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, हमारा जो वातावरण में, इन्वायरमेंट में जो भी गैसेस है उसको लेने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ग्रसनी। ये क्या होता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, देखो ये हमारा नाक वाला हुआ और ये हमारा मुंह वाला मार्ग हुआ। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में पाया जाता है। कौन, हमारा फेरिंग्स ग्रसनी। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन दोनों के बीच की कड़ी क्या है, हमारा फेरिंग्स। ठीक है, ये दोनों बीच में पाया जाता है। ये हमारा ग्रसनी है, इन दोनों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके नीचे आता है हमारा एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस क्या होता है पता है, एक ना ढक्कन, ढक्कन जैसा एक संरचना होता है। जैसे हम लोग श्वास लेते हैं, ठीक है, श्वास लेते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारा ना जो डाइजेशन वाला, मतलब दो नली होती है, एक श्वास नली होती है, एक हमारे भोजन के जाने के लिए नली होती है। ठीक है, इसोफेगस, और हमारा एक श्वसन के लिए नली होती है। ठीक है, तो जब सांस लेते हैं तो ये इसोफेगस वाले नली को क्या करता है, बंद करता है, ताकि जो ऑक्सीजन है उसमें मच जाए। उसी प्रकार जैसे हम लोग खाना खाते रहते हैं, तो खाना खाते टाइम क्या करता है, ग्रास नली वाले जो पाइप है, नली, उसको बंद करता है, ताकि हमारे ऑक्सीजन मतलब जो हमारा गैसेस जिस नली से जाता है उसको बंद करता है। समझ में आई, एक यहाँ से एक दो नली जाते हैं। ठीक है, और इसी के पीछे और रहता है, एक खाना खाने के लिए होता है, ठीक है, और एक हमारे सांस लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ढक्कन रहेगा बीच में। ठीक है, ये क्या करेगा, जब खाना खाते रहेंगे तो ऊपर वाले ढक्कन मतलब सांस वाले को बंद करेगा। अब सांस लेते रहेंगे तो ये हमारे खाने वाले जो नली है उसको बंद करने का काम करता है। ठीक है, क्यों, ताकि ये आपस में एक दूसरी नली में मच जाए। ठीक है, अगर खाने वाला सांस वाले नली में चल दिया तो क्या होता है, सांस तो ले ही नहीं पाएंगे। सांस तो जैसे कभी हम लोग ज़्यादा बात करते रहते हैं, ठीक है, खाते खाते बात करते हैं, या उसके बाद क्या होता है, अरहज जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, मतलब खांसी आती है। ठीक है, खाना बाहर आ जाता है। ठीक है, नाक में कभी कभी हमारा खाना आ जाता है, पता है ना। ठीक है, तो ये, हाँ, तो ये क्या काम करता है, एपिग्लोटिस इसी को बंद और खोलने का काम करता है अपने वर्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि खाना खाते समय ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए करके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? फिर आता है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स मतलब स्वर यंत्र, यहाँ पे दिख रहा है ये निकला हुआ पार्ट, ये क्या क्या होता है, हमारा लैरिंग्स होता है, जिसको क्या बोला जाता है, स्वर यंत्र। इसी के कारण क्या है, हमारी आवाज आती है। ठीक है, फिर आता है उसके नीचे ट्रैकिया। देखो ये होता है हमारा ट्रैकिया, दिख रहा है। ये ट्रैकिया क्या करता है, मतलब ना ये क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन इसी से आता जाता है, मतलब जो सांस लेते हैं वो इसी से आता जाता है। ठीक है, ये किससे कनेक्ट रहता है, हमारे लंग्स से। ठीक है, ये आगे जाके ना दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, दो लंग्स होते हैं हमारे, तो इसमें जाता है। फिर वही आगे जाके ना ट्रैकिया है वो ब्रोंकाई, इसमें डिवाइड हो जाता है। ठीक है, देखो ये ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ दो भागों में, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, और वही ब्रोंकाई फिर आगे जाके ना ब्रोंक्यूल्स मतलब छोटे छोटे और ब्रांच में डिवाइड हो, जैसे पेड़ देखे हो, पेड़ का जो मुख्य तना है वो हमारा क्या हुआ, ट्रैकिया। ठीक है, उसके बाद जो शाखाएं निकलती है
वो ब्रोंकाई हुआ। फिर उससे और छोटे छोटे शाखाएं निकलती है, वो क्या है, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के बाद ना उसमें ना जैसे शाखाएं निकली, फिर उसमें पाई जाती है पत्तियां। ठीक है, वो पत्तियां क्या होती है हमारा, हाँ मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें मत जाना। उसकी स्ट्रक्चर इसी प्रकार का होता है हमारा, ट्रैकिया की जैसा। ठीक है, तो ब्रोंकाई में क्या होता है, ये शाखा हुआ, उसके बाद छोटे छोटे पार्ट में और डिवाइड हुआ, जिसको ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, अब उसमें ना छोटी छोटी कुपिकाएं पाई जाती है। ठीक है, अंगूर के गुच्छे के समान कुपिकाएं पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, एल्वियोलाई। इसी एल्वियोलाई क्या करता है, वो हमारे ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, हमारे ब्लड जो वेसल्स है उसमें मिलाने का काम करता है, और उधर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसको कैच करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा एल्वियोलाई। उसके बाद आता है हमारा फेफड़ा। फेफड़ा मतलब हमारा लंग्स। ठीक है, कितने लंग्स होते हैं हमारे, दो लंग्स, राइट और लेफ्ट। ठीक है, फिर उसके नीचे हमारा रहता है डाइफ्राम। डाइफ्राम क्या करता है, हाँ ऊपर और नीचे, जैसे हम लोग सांस लिए तो ये फैलता है, हमारा डायफ्राम क्या करता है, फैलाने का काम करता है। ठीक है, फिर अब सांस छोड़ते हैं तो सिकुड़ता है, जिससे हमारा जो गैसेस है जिसको बाहर निकालना है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा डायफ्राम का काम हो। यहाँ तक समझ में? तो क्या क्या पाया जाता है, नेजल पासेज, नासिका मार्ग, फिर ओरल कैविटी, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, और ये बच गया देखो, प्यूरल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, हमारे जो लंग्स है, लंग्स को ना कवर करने का काम करता है, एक मेम्ब्रेन होता है जिस लंग्स को ये कवर करके रखता है। ठीक है, तो ये हमारा प्यूरल मेम्ब्रेन। ठीक, समझ में? उसके बाद ब्रंकाई, ब्रंकाई से क्या निकलता है, ब्रैंक्यूल्स। फिर उसी ब्रैंक्यूल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे गुच्छे, मतलब अंगूर के गुच्छे के समान कोपिकाएं होती है, एल्विलाई, फिर लंग्स और डायफ्राम। ठीक, देखो क्या हमारा नेजल पासेज मतलब नोज और नसिका मार्ग, ये क्या होता है, मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित होता है। ठीक है, किससे संबंधित होता है, सूंघने से। इसी मार्ग के थ्रू क्या होता है, हमारा सांस अंदर लिया जाता है। और देखो ये क्या काम करता है, इसमें ना छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे नाक के अंदर बाल पाए जाते हैं, जो क्या कार्य करता है, हाँ डस्ट पार्टिकल्स को रोकने का काम करता है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर न जाए। ठीक है, तो धूल कण को रोकने का काम कौन करता है, हमारा इन्हीं नेजल पासेज में पाए जाने वाले हेयर होते हैं, उसके कारण। ठीक है, अब देखो नेजल पासेज में एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, क्या मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है हमारे नाक के अंदर, वो भी क्या करता है, जो डस्ट मटेरियल है, जो धूल के पार्टिकल है, उसको रोकने का काम करता है। और उसके साथ साथ क्या करते हैं, देखो जो हमारे बैक्टीरिया है, जीवाणु और अन्य क्या है, सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब अनेक छोटे छोटे बैक्टीरिया वायुमंडल में, हमारे वातावरण में मौजूद है। ठीक है, वो भी हमारे बॉडी के अंदर मत जाए, इस कारण इसमें क्या पाया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो इसको रोक के रखता है। ठीक है, अब क्या है, और साथ साथ क्या करता है ना, ये हमारे बॉडी है, मतलब जो हमारा शरीर है, उसका जो वायु अंदर जाता है, जो हवा जाती है, उसको नम करता है, और साथ साथ क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। जैसे हम लोग गर्मी के दिन में जो हमारा हवा है, वायु है, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब सांस लेंगे तो गरम गरम हवा जाएगी हमारे बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, उससे हमारा इंटरनल पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, वो भी गर्म होने लगेगा। तो हीट के कारण क्या है, ये हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो यही म्यूकस मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होता है, वो क्या करता है, इसको टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, साथ साथ ही हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। ठीक, अब दूसरा क्या है हमारा, ग्रसनी। उसके नीचे क्या पाया जाता है, ग्रसनी मतलब फेरिंग्स। जैसा मैंने बताया था, फेरिंग्स क्या करता है, हाँ दोनों के बीच में पाया जाता है, कौन सा, रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में ये पाया जाता है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा पार्ट है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग होता है, तो फेरिंग्स। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा लैरिंग्स।
मतलब स्वर यंत्र। ठीक है। लैरिंग्स क्या है? श्वसन का वह मार्ग होता है जो फेरिंग्स मतलब ग्रसनी तथा ट्रैकिया को जोड़ता है। देखो, ग्रसनी मतलब फेरिंग्स, उसके नीचे क्या पाया जाता है? ट्रैकिया। ठीक है। उसको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? हमारा लैरिंग्स। मतलब दोनों के बीच की कड़ी क्या है? लैरिंग्स। किसके किसके? हमारे फेरिंग्स और ट्रैकिया। ठीक है। और साथ साथ यह क्या करते हैं? इसका मुख्य कार्य क्या है? साउंड प्रोड्यूस करना, मतलब आवाज निकालना ही क्या है हमारा लैरिंग्स का मेन फंक्शन है। ठीक है। और लैरिंग्स में के प्रवेश द्वार में एक ढक्कन के समान वॉल्व पाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है? एपिग्लॉटिस। वही जो बताया था कि खाना खाते समय जो नली होती खाने वाली उसको बंद करना, और सांस लेते समय श्वसन जो नलियाँ है उसको बंद करने का काम कौन करता है? मतलब हाँ, सांस लेने के टाइम खाने वाले को और खाने के टाइम श्वसन नली को बंद करने का काम कौन करता है? हमारा एपिग्लॉटिस। ठीक है, ठीक है। तो इसको याद रखना। देखो, जब कुछ भी निगलना होता है तो एपिग्लॉटिस क्या करता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? हमारा श्वसन वाला मार्ग है। ठीक है, उसको बंद करता है, जिससे क्या है? फूड ट्रैकिया में प्रवेश नहीं करता। ठीक है, समझ में? तो ये हमारा स्वर यंत्र मतलब लैरिंग्स का काम हो गया। ठीक है। अब देखो, लैरिंग्स ना फीमेल और मेन में अलग अलग काम करता है। जैसे इसमें ना एक वो पाया जाता है, एडम एप्पल करके एक संरचना पाई जाती है। ठीक है। जो क्या करता है? जैसे फीमेल की आवाज़ देखो थोड़ी पतली होती है, और मेल का आवाज़ क्या होता है? भारी रहता है, थोड़ा भद्दा रहता है। ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? एडम्स एप्पल के कारण। ठीक है। ये क्या करता है? देखो, पुरुषों की आवाज़ क्या होते हैं? निम्न तरत्व, मतलब लो पिच का होता है। लो पिच का अर्थात मोटी। ठीक है। और महिलाओं का आवाज़ क्या होता है? हाई पिच। हाई पिच मतलब उच्च तरत्व वाला, जिसके कारण इसके आवाज़ क्या होती है? पतली होती है। ठीक है। इसलिए उसकी आवाज़ देखो एकदम मधुर सुनाई देती है, एकदम अच्छा लगता है महिलाओं का आवाज़। ठीक है। लेकिन पुरुषों का आवाज़ क्या होता है? भद्दा होता है। किसके कारण? हमारे एडम एप एडम्स एप्पल के कारण। ये कहाँ पाया जाता है? हमारे फेरिंग्स में ही, लैरिंग्स में ही पाया जाता है। ठीक है। ये देखो, ये लैरिंग्स है, तो यहाँ पे एडम्स एप्पल पाया जाता है, ये वाला। ठीक। अब देखो, जो मेन है, मतलब हमारा जो पुरुष है, पुरुष का ना वोकल कॉर्ड मतलब क्या होता है? 20 mm, और वुमेन का वोकल कॉर्ड क्या होता है? 15 mm। देखो, ये ना मांसपेशियों का बना ही इसके अंदर वो होता है, संरचना होता है वोकल कॉर्ड। ठीक है। जो क्या करता है? आवाज प्रोड्यूस करने का काम में मतलब सहायता प्रदान करता है। ठीक है। जिसका वोकल कॉर्ड का वो क्या बोल सकते हैं इसको, जो आवाज निकालने की क्षमता होती है वो क्या करता है? 20 mm, और महिलाओं में कितना होता है? 15 mm। ठीक। फिर आता है हमारा ट्रैकिया। ठीक है। ट्रैकिया क्या होता है? ये हमारा नली होती है जो किससे कनेक्ट रहती है? हमारे फेरिंग से कनेक्ट रहती है। ठीक है। और ये क्या करता है? देखो, इसी के थ्रू क्या आएगा? हमारा श्वास आएगा, जो आगे जाके किससे कनेक्ट रहता है? हमारे लंग्स में धंसा रहता है। ठीक है। तो दो भागों में डिवाइड हो जाता है आगे जाके ये हमारा जो ट्रैकिया है। ठीक है। तो ये दो भाग में डिवाइड हुआ तो इसको क्या बोलेंगे ब्रोंकाई। और वही ब्रोंकाई आगे जाके फिर अनेक शाखाओं में और विभक्त रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स में ना एक कैपिलरी मतलब कुपिकाएं पाई जाती है, अंगूर के गुच्छे के समान, जैसे दिख रहा होगा। ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? एल्वियोलाई। ठीक है। जो क्या करता है? जो भी गैसेस है उसको लेता है और देता है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट मतलब एक्सचेंज करने का काम करता है। ठीक है। किसके थ्रू? डिफ्यूजन मतलब विसरण के थ्रू ये प्रोसेस होता है। ठीक। देखो, क्या बोल रहे हैं कि ट्रैकिया आगे जाकर दो दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे ब्रोंकाई बोला जाता है। और इसका शेप कैसा रहता है? इसके ऊपर ना 16 से 20 क्या होता है? सी शेप के कार्टिलेज के रिंग पाए जाते हैं। किसके? कार्टिलेज के रिंग, जैसे दिख रहा है, छोटे छोटे रिंग पाए जाते हैं। ये किससे मिलके बना होता है? हमारा कार्टिलेज का बना होता है। और इसका शेप कैसा रहता है? सी के समान। ठीक।
और ये क्या करता है जो ट्रैकिया है उसको ना सिकुड़ने मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाता है और चिपकने से बचाता है, ठीक है, समझ में। तो ये हमारा ट्रैकिया हुआ जो कहाँ कहाँ धसा होता है, हमारे लंग्स में धसा रहता है, ठीक है। फिर आता है हमारा लंग्स। लंग्स मतलब हमारा फेफड़ा। देखो, मानव का मुख्य श्वसन अंग क्या है, हमारा फेफड़ा। मुख्य जो श्वसन अंग है, मेन जो हमारा बॉडी का सांस लेने में जो हेल्प करता है वो क्या, हमारा लंग्स, ठीक है। और देखो जो दायां फेफड़ा है ये हमारा कौन सा फेफड़ा हुआ, दायां, ठीक। और ये हमारा क्या होगा, बायां फेफड़ा। तो दाएं फेफड़ा है ना वो क्या होता है, थोड़ा बड़ा रहता है, और बाएं फेफड़ा थोड़ा छोटा रहता है। ऐसा क्यों? इसका साइज है, जो दाएं फेफड़ा का साइज है वो थोड़ा बड़ा रहता है कंपेयर टू बाएं फेफड़ा। हाँ देखो, हार्ट रहता है ना, तो हार्ट को क्या चाहिए, जगह चाहिए, ठीक है, जिसके कारण क्या है हमारा जो दायां वाला जो फेफड़ा है वो क्या होता है, थोड़ा छोटा रहता है, ठीक है। और ये आपस में जिस इसके बाहर जो मेम्ब्रेन पाया जाता है उसको क्या बोले थे हम लोग, प्लूरल मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है, ठीक है, जो फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करता है। और देखो ये ना तीन भाग में डिवाइड रहता है। जो हमारा दायां वाला जो फेफड़ा है वो तीन भाग में डिवाइड रहता है, और जो बायां फेफड़ा है वो दो भाग में डिवाइड रहता है, ठीक है। ये एक दो तीन, तो ये एक दो तीन, ये दो भाग में तीन भाग में डिवाइड रहता है, और हमारा जो बायां फेफड़ा है वो दो भाग में डिवाइड रहता है, ठीक है। तीसरा भाग क्यों नहीं होता, क्योंकि तीसरे भाग की जगह क्या ले लिया हमारा हार्ट ने, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में। अब इसी इसमें क्या है, ब्रोंकियाई है, मतलब आगे चलकर शाखाओं में मतलब बढ़ जाता है, ठीक है। जो ट्रैकिया है वो आके क्या है हमारे इसमें धसा है, लंग्स में धसा है, और यही ट्रैकिया आगे जाकर अनेक शाखाओं में और विभक्त हो जाते हैं जिसको ब्रोंकाई बोला जाता है। फिर वही ब्रोंकाई क्या होता है, और छोटे छोटे भागों में और डिवाइड रहता है जो हमारा ब्रोंक्यूल्स है, और ब्रोंक्यूल्स में ही कहा पाया जाता है हमारा एल्वियोलाई, ठीक है। यहाँ तक समझ में। देखो एल्वियोलाई क्या होता है अब, ब्रैंक्यूल्स के सिरे पर अंगूर के गुच्छे जैसा गोल संरचना पाई जाती है। कैसी, अंगूर के गुच्छे जैसी गोल संरचना पाई जाती है, जिसे को क्या बोला जाता है, हमारा एल्वियोलाई मतलब कुपिका बोला जाता है। ये देखो गोल गोल संरचना दिख रही है, यही क्या होता है हमारा एल्वियोलाई, ठीक है। और इसी एल्वियोलाई में ना क्या होता है, हमारा जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का ना जाल बिछा रहता है, ठीक है, जो क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, और ऑक्सीजन रक्त में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको रक्त से लेने का काम करता है, कौन, हमारा एल्वियोलाई, ठीक है। ये एक्सचेंज होता है किसके कारण, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब विसरण, विसरण के कारण क्या होता है, इसमें एक्सचेंज होता है, ठीक, समझ में। फिर आता है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, फेफड़े का आधार होता है, मतलब फेफड़े का बेस होता है। फेफड़े के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, हमारा डायफ्राम क्या पाया जाता है, जो फेफड़ों को आधार प्रदान करता है, मतलब उसका बेस प्रदान करता है, ठीक है। और डायफ्राम के ऊपर नीचे होने के कारण ही क्या होता है, वायु फेफड़े के अंदर और बाहर जाता है, ठीक है। और गैस का बाहर निकलना और हमारा गैस का अंदर जाना ही किसके कारण होता है, हमारे डायफ्राम। हम लोग जब सांस लेते हैं तो गैस अंदर गया तो ये डायफ्राम क्या होता है, फैलता है, ताकि जो गैसेस है वो हमारे अंदर आ सके। और जब बाहर निकालना होता है तो ये डायफ्राम सिकुड़ने लगता है, जिससे गैसेस बाहर निकलती है, ठीक है। तो डायफ्राम का ऊपर होना मतलब वायु का फेफड़ों से बाहर जाना, और डायफ्राम का नीचे होना मतलब वायु फेफड़े के अंदर आना। डायफ्राम अगर नीचे होगा, नीचे होगा तो क्या होगा, हमारा वायु है मतलब जो हवा है वो क्या हमारे शरीर के अंदर जाएगा, ठीक है। और जब ऊपर आएगा तो ये क्या होगा, जो हमारा वायु है, हवा है, वो शरीर के बाहर निकलता है, ठीक है, समझ में आया ना। ये देखो ये डायफ्राम है जो फेफड़े के जस्ट नीचे पाया जाता है, ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता है, ठीक है।
अब देखो, जो श्वसन की क्रिया है, जो प्रक्रिया है, मतलब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, वो 3 टाइप्स का होता है। पहला क्या है? बाह्य श्वसन, मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या होता है पहला? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब जब हम सांस लिए और सांस को छोड़े, ये क्या कहलाता है? हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है। फिर क्या होता है? गैसों का शरीर में परिवहन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। अब सांस तो ले लिए, सांस में क्या लिया? अब हमारा ऑक्सीजन। ठीक है। तो ऑक्सीजन को लंग्स से हमारे सेल तक, मतलब कोशिका तक पहुंचाना क्या कहलाता है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। फिर थर्ड क्या होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसको क्या बोला जाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोला जाता है, मतलब आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। क्या बोला जाता है इसको? इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर होगा। कहाँ होगा? हमारे सेल में। सेल में भी क्या होगा? ऑक्सीजन का वो होगा ना, यूज होगा। ठीक है। तो जैसे ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिला, फिर क्या बनाया हमारा? हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमारा ग्लूकोज ही है। ठीक है, ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ग्लूकोज से हमारा, हाँ, पहले ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, वाटर बनाया और एनर्जी बनाया। ठीक है। फिर एनर्जी का तो यूज हो गया, बचा क्या हमारा? CO2 और वाटर। ठीक है, वो उसको क्या करता है? बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है। CO2 बाहर आया, साथ साथ ना वाटर के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो भी आते हैं। जैसे शीशे के अंदर तुम ऐसे मुंह से हवा मारो तो क्या होता है उसमें? वो थोड़ा वाइट वाइट आ जाता है, वो क्या होता है? हमारा वाटर ही होता है। ठीक है। तो ये सब क्या होता है? हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक। अब देखो, पहला क्या हमारा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म या एनवायरनमेंट के बीच जो ऑक्सीजन है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस, उसका क्या होता है? आदान प्रदान, मतलब एक्सचेंज होता है। ठीक है। जिसको क्या बोला जाता है? इंटरनल रेस्पिरेशन। मतलब नॉर्मल है कि हम सांस लिए और सांस छोड़े, ये क्या हो गया हमारा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब बाह्य श्वसन। ठीक। ये नॉर्मल सी चीजें हैं। ठीक है। फिर क्या होता है हमारा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? देखो, देख, हवा क्या है? शरीर में आना, मतलब सांस लेना। सांस लेते हैं तो क्या क्या आता है हमारे बॉडी में? पहला तो आएगा नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78.90%। सॉरी, 09%। ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैसेस आती है? नाइट्रोजन। क्यों? नाइट्रोजन का हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं है। ठीक है। अरे, अब इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है हमारा? नाइट्रोजन गैस है। तो सबसे ज्यादा कौन सा गैस आएगा हमारा? नाइट्रोजन गैस। ठीक है। फिर ऑक्सीजन क्या है हमारा? 21% ऑक्सीजन क्या हमारे वातावरण, मतलब इन्वायरमेंट में पाया जाता है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है हमारा? 0.03% हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है। अब जितनी मात्रा में इन्वायरमेंट में ये सब चीजें हैं, उसी मात्रा में हमारे बॉडी के अंदर भी जाएगा। ठीक है। तो ये हवा, मतलब शरीर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे बॉडी के अंदर आते हैं जब हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है। फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या क्या बाहर जाएगा? नाइट्रोजन क्या है हमारे लिए? कोई यूज नहीं हमारे बॉडी में, तो पूरा नाइट्रोजन क्या है? बाहर। ठीक है। ऑक्सीजन क्या है हमारा? 17% ही बाहर जाता है, बाकी 4% क्या होता है हमारा? यूज हो जाता है। ठीक है। अब सभी ऑक्सीजन यूज नहीं हो पाता। अब ये जो प्रक्रिया है वो फास्ट चल रहा है, सांस लेना छोड़ना, तो इसको भी टाइम लगे ना। तो सिर्फ 4% को ही कैच कर पाता है हमारा कौन? जो हमारा एल्विलाई है, वो 4% ऑक्सीजन को ही कैच करेगा। उसके बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कितना भाग बाहर जाता है हमारा? 4%। लिया कितना था? 0.03% लिया था, बाहर कितना गया? 4%। ये 4% कहाँ से आया? जब जब हम सांस लेते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन जाता है कहाँ? हमारा सेल्स में। सेल्स में जाके क्या बनाया ग्लूकोज के साथ मिलकर?
क्या क्या बनाया? हाँ, एनर्जी, ये तीनों बनाया। अब कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा यूज नहीं है, हमारे लिए हानिकारक है, तो उसको बाहर निकालना है। तो वही जो बना हुआ कार्बन है वो क्या होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ आता है, हमारे लंग्स में। लंग्स में क्या है, एल्वेलाई, एल्वेलाई उसको कैच करता है और वो हमारे बॉडी से बाहर, ठीक है। तो जाते टाइम 0.03%, आते टाइम 4% हो जाता है। और इसमें ऑक्सीजन क्या है, 4% कम हो जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी उसको ले लेता है। ठीक, समझ में? नाइट्रोजन का तो यूज ही नहीं हमारे बॉडी में, ठीक है। अब देखो, सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। समझ में? वाटर जो निकलता है जब सांस छोड़ते हैं, तो प्रतिदिन कितना, 400 ml पानी क्या है, हमारे श्वसन के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक, ये याद रखना। समझ में आया ना? ये कौन सा हुआ हमारा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक, फिर क्या आता है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, मतलब गैसों का शरीर में परिवहन। देखो यहाँ पे होता है गैस का एक्सचेंज। इस वाली प्रक्रिया में क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक है। देख, ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी सेल तक पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक वापस लाना क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सचेंज। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सचेंज। मतलब ऑक्सीजन लिए कहाँ, एल्वेलाई, एल्वेलाई किसको दिया, हमारे ब्लड को। ब्लड द्वारा कहाँ गए, हमारा ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ जाएगा, हमारा सेल में जाएगा। सेल में जाएगा, सेल से फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस लाना है, तो उसी ब्लड के थ्रू क्या होता है, वापस आता है, ठीक है, एल्वेलाई में। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक, अब देखो, ऑक्सीजन का परिवहन रक्त की उपस्थिति में किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन। जैसे पिछली क्लास में हम लोग पढ़ा है कि ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। देखो, ऑक्सीजन है हमारा, ठीक है, उसको कौन कैच करेगा, हमारा हीमोग्लोबिन। यहाँ पे इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनाएगा, HbO2, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना गया। ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिला, क्या बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। फिर ये कहाँ गया, हमारे ब्लड के थ्रू सेल तक गया। फिर क्या होता है, वहां जाके ये टूट जाता है, ठीक है। Hb अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन किसके साथ क्रिया करेगा, फिर बताया था ना, ऑक्सीजन C6H12O6 के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस ATP के रूप में एनर्जी बनाएगा, ठीक है। तो यही वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, हमारा जो ग्लूकोज है उसकी क्रिया करेगा, फिर जो भी है एनर्जी वो बनाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीजन का परिवहन ऐसे होता है, ठीक। हाँ, यहाँ से आए कुपिकाओं से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गया हमारे कैपिलरीज के थ्रू हमारे एल्वेलाई, एल्वेलाई में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन जो लिए वो। तो यही एल्वेलाई फिर क्या करता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी है, उसको क्या, आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना। तो ये आरबीसी में पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैच करेगा, क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, पूरा सेल्स में। ऑक्सीजन को लिया ना, सेल्स में गया, सेल्स क्या किया, ऑक्सीजन को लिया, ग्लूकोज के साथ वो मिला, फिर क्या बनाया वो, CO2 ATP, ठीक, ये सब बनाया। अब वो एनर्जी के रूप में उसका उपयोग कर लिया, बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, उसको अब बाहर निकालना है। तो वही ब्लड के थ्रू वापस कहाँ आएगा, हमारे एल्वेलाई तक आएगा और शरीर से बाहर। समझ में? वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा। उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें क्या होता है, कोशिका से फेफड़ों तक 3 प्रकार से आता है। ऑक्सीजन गया, कौन लेके गया, हमारा हीमोग्लोबिन,
लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ना 3 चीजें बाहर लाती है वहां से। कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसको बाहर लाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के क्या होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा कार्बन का जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है उसका 10 से 20% भाग ही क्या होता है? हीमोग्लोबिन वापस लाने का काम करता है। और प्लाज्मा, ब्लड में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा भी क्या करता है? 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको लाने का काम करता है। फिर बाइकार्बोनेट होता है, वो क्या करता है? 70% जो भाग है उसको हमारे सेल से कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्माण हुआ है उसको लाने का काम कौन करता है? बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक। फिर ये कहाँ आएगा? हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू एल्वेलाई, एल्वेलाई कैच करेगा। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया होती है? डिफ्यूजन, मतलब विसरण। ठीक है, विसरण के थ्रू क्या होता है? ये कैच करता है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। और फिर ब्रैंक्यूल्स, ब्रैंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से बॉडी के बाहर। ठीक, समझ में आया? फिर आता है हमारा लास्ट, कौन सा? इंटरनल रेस्पिरेशन। 3 टाइप्स का रेस्पिरेशन पढ़े हैं। पहला एक्सटर्नल, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा हमारा इंटरनल। इंटरनल क्या मतलब? जो कोशिकाओं में जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वही ग्लूकोज से मिलके जो भी प्रक्रिया होती है, एनर्जी का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देखो फूड के डाइजेशन के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज मिलता है ना। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिला? हमारा ग्लूकोज, जो क्या होता है? ब्लड की सहायता से क्या कहाँ जाता है? हमारा सेल्स तक, मतलब कोशिकाओं तक पहुंचता है। और कोशिकाओं में जाकर क्या होगा? किससे मिलेगा ये? सेल्स, सेल्स में तो गया, ठीक है, सेल्स में क्या? ग्लूकोज के रूप में गया। ठीक है, और क्या होगा? हमारा ग्लूकोज क्या होता है? सेल में इधर से क्या जाएगा? सांस लेंगे तो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्या होगा? ये मिलेगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा। ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ मिलना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है? CO2, H2 और एनर्जी का निर्माण होता है। मैं बताया ना, C6H12O6 प्लस किसके साथ मिला? ये ऑक्सीजन। ये कहाँ से मिला हमें? खाना खाते हैं, पचता है, कार्बोहाइड्रेट है ना। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिला हमें? ग्लूकोज मिला। ग्लूकोज अब किसके साथ क्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। फिर क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, प्लस जल बनाएगा, H2O प्लस ATP। ठीक है, ये बनाता है। तो ये क्या क्या कहलाती है? इंटरनल रेस्पिरेशन, या इसी को क्या बोला जाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब कोशिकीय श्वसन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? हमारे सेल्स में हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये ना 2 टाइप्स का होता है। पहला क्या है? हमारा अनऑक्सी श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या? एनारोबिक एक्सपायरेशन, रेस्पिरेशन मतलब अनऑक्सी श्वसन। और दूसरा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सी श्वसन। अनारोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन का, इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता। ठीक है, एरोबिक मतलब ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन मतलब ऑक्सी, मतलब समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन रहेगा तो क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे होता है देखो। ऑक्सी श्वसन ये क्या होता है? जब श्वास लेते हैं तो क्या होता है? किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वास लेते हैं तो क्या होता है? ऑक्सी श्वसन। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का उपस्थिति होता है। जैसे ये हमारा क्या हो गया? C6H12O6 ग्लूकोज हुआ। ग्लूकोज किसके साथ मिला? ऑक्सीजन के साथ। क्या क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी। ठीक है, किस रूप में? देखो हमारे बॉडी में ना 36+2 मतलब 38 ATP ऊर्जा पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे होता है मैं बताऊंगा। एक ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया से होता है, और एक क्रेब्स चक्र सुने हो?
तो ग्लाइकोलिसिस से 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा और क्रेब्स चक्र से 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो टोटल हमारे सेल्स में एक चक्र से कितना होता है, टोटल 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सब बना किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसलिए क्या हुआ है, ऑक्सीशोषण। और ऑक्सीशोषण कोशिका द्रव कहाँ का बनता है, एक कोशिका द्रव एक माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अब कोशिका है, कोशिका के कौन से भाग में ये क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीशोषण की क्रिया होगी, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये पूछा जाता है सेल का वह कौन सा पार्ट है जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब उसमें ऑक्सीशोषण की क्रिया होती है, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। इसलिए क्या बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का ऊर्जा गृह, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर मतलब ग्लूकोज के साथ मिलकर क्या बनेगा, एनर्जी बनाता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, और देखो ये किस में होगा, ऑक्सीशोषण हमारे एनिमल्स में, ह्यूमन मतलब हमारा जो मनुष्य उसमें, और बर्ड्स और ईटीसी मतलब और बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, ये वाले प्रक्रिया पाई जाती है। कौन सा, हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पिरेशन होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है अनएरोबिक, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बिना ऑक्सीजन के क्या होगा, श्वसन की क्रिया होती है, जिसको क्या बोला जाता है अनऑक्सीशोषण मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, देखो इसमें भी देखो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारा, ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज क्या करता है, बिना ऑक्सीजन के क्या का निर्माण करेगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा, साथ साथ क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल भी बनाएगा, और एटीपी कितना हो भी, 2 एटीपी। बिना ऑक्सीजन के क्या बना दिया, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O ऊर्जा, और हमारा एनर्जी, मतलब वही ऊर्जा है एटीपी के रूप में एनर्जी बना। और अनऑक्सीशोषण कहाँ होगा, हमारे कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें, साइटोप्लाज्म में। कौन सा श्वसन, एनारोबिक। और इसका उदाहरण क्या है, हमारा इंसेक्ट, कीट, सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया। साथ साथ किण्वन प्रक्रिया, किण्वन मतलब जानते हो, किण्वन मतलब सड़ाना, वो जैसे दूध से दही बनाना, तो कौन सा काम करेगा उसमें, लैक्टोबैसिलस करके बैक्टीरिया पाया जाता होगा, तो वही किण्वन कहलाता है। जैसे डोसा बनाना है तो सबसे पहले, हाँ, फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन क्या कहलाता है, हमारा किण्वन। ठीक है, तो ये प्रक्रिया किसके अनुपस्थिति में होता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना हो जाता है ये चीजें। ठीक है, समझ में आया दोनों में डिफरेंस। अब देखो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ना 2 एटीपी का निर्माण कैसे होता है, टोटल क्या है 38 में जो 36 है वो हमारा क्रेब्स साइकिल हमारे सेल में कंप्लीट होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में क्या होता है, बिना ऑक्सीजन की एनर्जी का निर्माण होता है। हाँ, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो जैसे कभी देखे होगी कि जब हम जिम विम करते हैं, ठीक है, तो बॉडी क्या है, पेन करने लगता है। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड आ जाता है, बिना क्या बोले ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण हमारा मसल्स है वो पेन करने लगता है। ठीक है, समझ में। तो जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, और अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है, हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। C6H12O6 पार्विक एसिड और 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलिसिस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बिना
कार्बन डाइऑक्साइड बोलता हूँ, ग्लूकोज का बिना ऑक्सीजन की सहायता से पार्विक एसिड और 2 एटीपी एनर्जी का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, हमारा ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मसल मतलब हमारी जो मांसपेशियां हैं, वही बोला ना, जो जिम करते हैं तो क्या होगा, मांसपेशियों पर भार पड़ता है, मसल्स इफेक्ट करता है ना इसमें, तो इससे क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, जिससे हमारे जो शरीर है उसको दर्द और क्या महसूस होता है, थकावट महसूस होता है। ठीक है, जब हम जिम करते हैं तो जिम करने से क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो पार्विक एसिड और 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। और ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की क्या होगा, मसल्स में लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है, जिसके कारण जो हमारा बॉडी है वो क्या हो जाता है, उसको थकावट लगता है, वीकनेस लगता है थोड़े टाइम के लिए। फिर क्या होता है, एनर्जी तो बढ़ रहा है, फिर वही उसी से क्या हो जाता है, एनर्जी इसको मिल जाता है, जिससे हमारा बॉडी थोड़ी देर में क्या होता है, रिलैक्स फील करता है। ठीक, समझ में। अब देखो, जो हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन है, मतलब ऑक्सीश्वसन है, ठीक है, वो 2 स्टेज में होता है। पहला क्या होता है हमारा, ग्लाइकोलिसिस, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ये तो पता है। ठीक है, तो ग्लूकोज किससे, हाँ, लेकिन कितना बना, 2 एटीपी। ठीक है, हाँ दोनों में होगा, वहां भी ग्लाइकोलिसिस होगा, मात्र ग्लाइकोलिसिस होगा ना। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, दोनों होता है, जो हमारे सेल के अंदर है वो दोनों होता है। ठीक है, तो किससे मिला, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिला, क्या क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और एनर्जी। कितना बनाएगा, 36 + 2। ठीक है, 36 कौन बनाएगा, हमारा क्रेब्स साइकिल, और 2 कौन सा बनाता है, हमारा ग्लाइकोलिसिस। तो ये क्या होता है, हमारा 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण हमारे शरीर में होता है। ठीक है, एक चक्र में ना। जैसे पिछले में, जैसे ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के 2 पार्विक एसिड और 2 एटीपी का निर्माण किया, ये 2 याद रखना ना, कितना बना रहा है, 2। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस साइकिल सेल में कहाँ होता है, हमारा साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है। फिर क्या है, क्रेब्स चक्र क्या होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, जहाँ पे 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो 36 प्लस ग्लाइकोलिसिस का 2 कितना हो जाएगा, 38। समझ में आया? ठीक है, हाँ, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और ग्लाइकोलिसिस हमारा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये दोनों किसका भाग है, हमारा सेल का ही पार्ट है ना, सेल के अंदर ही। हाँ, अब देखो क्रेब्स चक्र में क्या होता है, देखो यह क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, कौन सा, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस के द्वारा जो बने पदार्थ है, पार्विक अम्ल पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होकर CO2 और वाटर में बदल जाता है। ठीक है, क्या होता है, जो अनऑक्सीशन है, अनऑक्सीशन में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है, और साथ साथ ऑक्सीशन में भी क्या होगा, हमारा ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होगी। ठीक है, जिससे क्या बनता है, पार्विक एसिड। पार्विक एसिड क्या होता है, किसमें विभक्त हो जाता है, मतलब टूट जाता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2। ठीक है, साथ साथ 6H2O जल में, और एनर्जी तो बनाएगा ही। ठीक है, कितना, देखो पार्विक एसिड क्या होता है, कार्बन और हमारा जो वाटर और एटीपी इसमें टूट जाता है। ठीक है, तो एक पार्विक एसिड ना कितना एटीपी ऊर्जा बनाएगा, हमारा एक पार्विक एसिड ना टोटल 18 एटीपी ऊर्जा बनाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज में क्या है, 2 पार्विक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अपना पिछले में क्या पढ़े थे, ग्लूकोज के साथ मिलकर क्या बनाता है, 2, हाँ 2, यहाँ पे देखे थे ना, देखो ये ग्लूकोज क्या बनाएगा, 2 पार्विक एसिड बनाएगा, लेकिन
ये पार्विक एसिड ना टोटल कितना बनाता है हमारा 18। एक पार्विक एसिड 18 बनाएगा, तो दो पार्विक एसिड, हाँ एटीपी, तो दो पार्विक एसिड मिलके कितना बनाएगा टोटल 36। ठीक है, तो 36, और ये हमारा दो एटीपी कहाँ से मिला था हमें, ग्लाइकोलिसिस से। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाता है, टोटल 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। समझ में आया? क्रेब्स चक्र में क्या होता है, पार्विक एसिड कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण करेगा, एक पार्विक एसिड 18 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, अब टोटल दो पार्विक एसिड है ना, तो टोटल 18 दूने 36, और ग्लाइकोलिसिस से जो एटीपी मिला है दो, मिलके कितना 38 एटीपी एनर्जी का निर्माण करता है। तो हमारे सेल के अंदर कितना एटीपी आ जाता है, टोटल 38 एटीपी। ठीक, समझ में आया? ये 38 हो गया। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? नहीं है, पक्का? तो क्वेश्चन करें। तो पहला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, क्या है गलत, गलत क्या है, दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है, जो राइट लंग्स है वो लेफ्ट लंग्स क्या होता है, बड़ा होता है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, ये तो हमारा सही है, सही बोल रहे हैं ना। फिर दाएं फेफड़े में 3 एवं बाएं फेफड़े में 2 लॉब होते हैं, ये भी सही है। ठीक, फिर दाएं फेफड़ा भारी एवं बायां फेफड़ा हल्का होता है, सही है कि गलत है? क्यों? क्योंकि जो दायां फेफड़ा है वो बड़ा होता है और बायां फेफड़ा छोटा होता है। क्यों? क्योंकि हार्ट का, हाँ, स्पेस हो जाता है। ठीक है, फिर दोनों फेफड़े बिल्कुल समान होते हैं, समान बोल रहे, तो ये हमारा गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, फिर एडम्स एप्पल किस अंग से संबंधित है, किससे, लैरिंग्स में क्या पाया जाता है, एडम्स एप्पल, जो क्या करता है, हाँ, पुरुषों में क्या हो जाता है, ये ज़्यादा हो जाता है, भद्दा हो जाता है, और हाँ, फीमेल में हाई पिच हो जाता है। ठीक है, तो ये एडम्स एप्पल। फिर क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, नाइट्रोजन। ठीक है, टोटल 78.09 ऑक्सीजन, जो नाइट्रोजन है वो लेते हैं, और उतना ही क्या हो जाता है हमारे शरीर बॉडी से बाहर। ठीक, फिर क्या बोला है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, क्या बोल रहे हैं इसमें, पहला हमेशा सांस नाक से लेनी चाहिए, गलत है बोल रहे हैं ना, तो हमेशा सांस नाक से लेनी चाहिए। दूसरा, श्वसन में नाक एवं मुंह से सांस ली जाती है, ये भी सही है, ये दोनों सही है। फिर नाक में बाल धूल की मिट्टी कण को रोकने का कार्य करती है, ये भी सही है। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, मुंह से सांस लेना अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जाता है, नहीं माना जाता, तो ये क्या है, गलत, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, फिर क्या, एपिग्लॉटिस का कार्य क्या है, पहला, भोजन निकलते समय सांस मार्ग को बंद नहीं होने देना, ये सही है। दूसरा क्या है, भोजन निकलते समय कण को सांस नली में जाने से रोकता है। तीसरा, भोजन निकलते समय सांस मार्ग को बंद करना। और चौथा है बी और सी, तो ये दोनों सही है। ठीक है, भोजन निकलते समय श्वास नली से जाने से रोकता है, मतलब जो फूड पार्टिकल है, और भोजन निकलते समय सांस मार्ग को बंद करने का काम करता है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, कैसे हो गया, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा,
मुख्य रूप से किसके ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? किसके? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में क्या लेते हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है? हमारा ग्लूकोज, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसी को श्वसन बोला जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से सांस को छोड़ते समय गैसों की प्रतिशतता में कौन सा सही है? कौन सा सही है? लगभग। निम्नलिखित में सांस को छोड़ते समय गैसों की प्रतिशतता कौन सी सही है? तो नाइट्रोजन लगभग कितना? 78% लेते हैं और 78% छोड़ देते हैं, ठीक है। मनुष्य में सांस लेने की दर सामान्यतः प्रति मिनट कितनी होती है? हम लोग 1 मिनट में ना लगभग 12 से 16 बार सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ठीक। फिर क्या बोला है? श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन किसके कारण होता है? ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? हमारा हीमोग्लोबिन, जो कहाँ पाया जाता है? आरबीसी, मतलब ब्लड में, आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। फिर पुरुषों और महिलाओं में वोकल कॉर्ड की लंबाई क्रमशः क्या होती है? वोकल कॉर्ड की लंबाई जो बोला था वो, हाँ, तो पहला क्या बोला है? पुरुष। पुरुष मतलब 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 50, मतलब ऑप्शन सी। वायु श्वसन क्या होता है? एरोबिक श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? श्वसन, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? वायु श्वसन, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या बोला है? एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज खाली स्थान में बदल जाता है। किस में बदलता है ग्लूकोज? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में क्या हो जाता है? ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। और निम्नलिखित में से क्या श्वसन प्रणाली और पाचन तंत्र दोनों का हिस्सा है? ग्रसनी ना, हमारा फायरिंग्स क्या है? श्वसन के लिए भी और हमारे पाचन दोनों के बीच का मीडिएटर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, समझ में आ? पक्का? ठीक, पढ़ के आना।